नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज हम एक बेहद गंभीर विषय पर और गंभीर खबर का विश्लेषण करने वाले हैं, जिस पर अभी तक बाकी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि ये हर वर्ष भारत में आने वाली सबसे बड़ी आपदा है और इससे बहुत बड़े स्तर पर नुकसान होता है, देश का भी होता है, लोगों का भी होता है। तो इसी पूरी खबर का हम विश्लेषण करेंगे। हम आज विश्लेषण करेंगे इस देश में बाढ़ से जूझने वाले लोगों के बारे में। हम आज उन लोगों की बात करेंगे जो बाढ़ का पानी पीकर जी रहे हैं। सालाना लगभग 5,000 करोड़ खर्च किए जाते हैं, फिर भी ये जो आपदा है ये काबू में नहीं आ रही है। आज हम इस पर बात करेंगे। आप आज का जो विश्लेषण है वो आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि हम आज बाढ़ के संकट से जुड़े हर सवाल का विस्तार में जवाब भी देंगे और हर समस्या के समाधान की बात भी करेंगे और ये भी बताएंगे कि कमियां कहाँ छूट रही हैं, जब इतने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ये आपदा, क्योंकि ये हर साल आने वाली आपदा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक आ जाती है। सबको पता है कि बारिश होगी तो बाढ़ आएगी, और इस पर क्या सरकारें कहाँ चूक रही हैं, कहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्या सुधार करने की जरूरत है, इन सब पर हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर का विश्लेषण। 29 सितंबर 2024 की सुबह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कटौझा घाट पर बागमती नदी खतरे के निशान के करीब थी। दोपहर बाद अचानक जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। इसकी मुख्य वजह नेपाल के कोसी बैराज से छोड़ा जाने वाला पानी था। बसघटा गांव की ललिता देवी बताती हैं कि देर रात उनके घर में 6 फीट तक पानी भर गया। सड़कें डूब गई। जिसके पास पक्की छत है उन्होंने परिवार के साथ चढ़कर जान बचा ली, जबकि बच्चे घरों वाले लोग गांव के बाहर किसी ऊंचे स्थान पर जाने के लिए मजबूर हुए। बीते 3 दिनों से ललिता अपने बच्चे और परिवार के साथ रूखा सूखा खाकर और बाढ़ का पानी पीकर जी रही है। बिहार में 13 जिलों के 16 लाख से ज्यादा लोग ललिता की तरह बाढ़ से प्रभावित हैं। बिहार के कोसी क्षेत्र में बाढ़ ने बीते 56 साल का रिकॉर्ड बना दिया है। क्या बिहार की बाढ़ के लिए चीन नेपाल जिम्मेदार है? सालाना औसतन लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी बाढ़ की तबाही क्यों नहीं रोक पा रही है बिहार की सरकार? 9 सवालों के जवाब इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या है पूरी सच्चाई, क्या कारण है और क्या उसका निवारण है। तो बिहार की बाढ़ ने इस बार कितने सालों का रिकॉर्ड बनाया है, कितनी तबाही हुई है, ये पहला सवाल। इसका हम आपको विस्तार में विश्लेषण बताते हैं। एक सप्ताह में गंगा कोसी समेत बिहार की 7 बड़ी नदियों ने एक साथ पानी का लेवल खतरे के निशान के ऊपर है। इसकी वजह से 12 जिलों के 16 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि नेपाल में बारिश ने 56 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पड़ोसी देश ने लगभग 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है। इसकी वजह से 56 साल बाद बिहार में कोसी का इतना पानी आया कि बिहार जल संसाधन विभाग ने कहा कि नेपाल में भारी बारिश के कारण गंडक, कोसी, महानंदा में पानी का लेवल बढ़ा है। इससे पहले 1968 में इससे ज्यादा 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। यही वजह है कि बिहार के आधा दर्जन जिलों में बाढ़ ने 56 साल का रिकॉर्ड बना दिया। 2008 में कोसी बैराज से लगभग 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, तो इससे कुसवा बांध टूट गया था। इस साल बाढ़ ने बिहार में 550 लोगों की मौत हुई। इस बार 2008 से 3 गुना ज्यादा पानी कोसी बैराज से छोड़ा गया है। वहीं दूसरी तरफ 29 सितंबर को पटना के दीघा घाट पर गंगा का जलस्तर 50.52 मीटर के पार पहुंच गया, जो डेंजर लेवल है। इस तरह बिहार के 13 जिलों में करीब 16 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। हालात को कंट्रोल करने के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि एनडीआरएफ की 12 टीम, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एसडीआरएफ की 22 टीम पूरे बिहार में बाढ़ पीड़ितों को बचाने में लगी हुई हैं। दूसरी बात, बिहार में बाढ़ के लिए क्या नेपाल और चीन जिम्मेदार हैं? इसका भी हम आपको कारण और जिम्मेदारी बताते हैं किसकी है। नेपाल से भारत में आने वाली मुख्य 4 नदियां कोसी, गंडक, घाघरा और बागमती हैं। इन नदियों में बारिश और ग्लेशियर के पिघलने से पानी आता है। अगस्त 2024 में नेपाल के सोलुखुम्बु जिले में 2 ग्लेशियर झीलें फटने से दर्जनों गांव बाढ़ में डूब गए थे। तब नेपाल से सटे बिहार की नदियों में भी अचानक जलस्तर बढ़ गया था। नेपाल के मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख जगदीश्वर कारमाचार्य ने चीन को बाढ़ के लिए जिम्मेदार बताते हुए कहा था कि चीनी सरकार ने हिमनद झीलों और ग्लेशियर फटने से नेपाल में आने वाली बाढ़ को लेकर नेपाल सरकार को जरूरी जानकारी
नहीं दी, नेपाल में तिब्बत के ग्लेशियरों से बाढ़ आ सकती है। लेकिन इन खतरों को जानते हुए भी चीन जरूरी डेटा शेयर नहीं कर रहा है। बागमती की सद्गति किताब के लेखक प्रोफेसर दिनेश कुमार मिश्रा के मुताबिक तिब्बत का पानी सीधे बिहार, यूपी और असम जैसे राज्यों में पहुंचता है। चीन ने तिब्बत के 8 शहरों बायू, जिसी, लांगटा, दापका, नांग, डेमो, नामचा और मेतोक में बड़े बड़े डैम बनाए हैं। साफ है कि चीन अगर चाहे तो इन डैम के पानी को छोड़कर बिहार, यूपी और असम जैसे राज्यों में बाढ़ ला सकता है। नेपाल के अधिकारियों का भी कहना है कि रियल टाइम डेटा शेयर नहीं करने की वजह से जैसे ही ग्लेशियर पिघलने लगता है या तेज बारिश होती है, बिहार और नेपाल में आपदा की स्थिति हो जाती है। हालांकि इस वक्त नेपाल और बिहार में तेज बारिश होने और कोसी बैराज से ज्यादा पानी छोड़ने की वजह से 13 जिलों में बाढ़ आ गई है। अगली बात, बिहार में हर साल बाढ़ क्यों आती है, हम आपको बताते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर बसे होने की वजह से बिहार का लगभग 73% क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। बाढ़ पर रिसर्च करने वाले प्रोफेसर दिनेश कुमार मिश्र के मुताबिक बिहार में ज्यादा बाढ़ आने की 3 प्रमुख वजह हैं। पहली, लोकेशन, यानी कि बिहार हिमालय के तटीय इलाकों में बसा है। नेपाल और तिब्बत से निकलने वाली नदियों की वजह से पानी आना स्वाभाविक है, यह नेचुरल प्रोसेस भी है। दूसरा, बड़े बड़े डैम, तेज बहने वाली नदियों के दायरे को तटबंध बांध बैराज ने सीमित कर दिया, जिससे फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा हुआ है। तटबंधों के बनने से नदियों व लोगों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई। जब पहाड़ से ज्यादा पानी इन नदियों में आता है तो दबाव से डैम टूटने का डर रहता है। इन बांधों के टूटने से आसपास के इलाके में बाढ़ आ जाती है। 1976 में कोसी बैराज टूटने से बिहार में 5 लाख से ज्यादा घर बाढ़ में डूब गए थे। इसी तरह 2008 में भी कुसहा बांध टूटने से 550 लोगों की मौत हुई थी। तीसरा, बांध बनने से नदियों में ज्यादा गाद जमा होना। उत्तरी बिहार में नेपाल की ओर से आने वाली ज्यादातर नदियां पहाड़ से सतह की ओर आती हैं, इसलिए वो अपने साथ काफी मात्रा में गाद लाती हैं। नदी में जगह जगह पर बने तटबंधों के कारण यह गाद इकट्ठा हो जाती है। इससे नदी का लेवल ऊपर उठता चला जाता है। इसका परिणाम यह हुआ कि पानी को नदी से होकर बहने का रास्ता नहीं मिलता है। जिस पानी को समुद्र में जाना चाहिए वह पानी गांवों में जाता है और बाढ़ का रूप ले लेता है। अगला, चौथी बात, बिहार में बाढ़ रोकने का क्या कोई तरीका नहीं है? इस पर हम आपको जानकारी देते हैं। प्रोफेसर दिनेश कुमार मिश्रा के मुताबिक 3 तरह से बिहार में आने वाले बाढ़ को रोका जा सकता है। तो पहला, पूरी ताकत से नदी की धार को रोककर। बाढ़ पर काबू के लिए बिहार में लंबे समय से नदियों पर बांध और डैम बनाए जा रहे हैं। 1953 में नेपाल के पानी से बिहार की बाढ़ को रोकने के लिए सरकार ने कोसी पर डैम बनाने का फैसला किया। उस समय पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोसी योजना की शुरुआत की थी। उन्होंने इस परियोजना के शिलान्यास के समय कहा था कि अगले 15 सालों में बिहार की बाढ़ समस्या दूर करके काबू पा लिया जाएगा। 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कोसी बैराज का उद्घाटन किया था। वीरपुर में बैराज बनाकर नेपाल से आने वाली सप्तकोसी के पानी को एक कर दिया गया और बिहार में तटबंध बनाकर नदियों को मोड़ दिया गया, लेकिन बाढ़ की समस्या से निजात नहीं मिली। दिनेश कुमार मिश्र कहते हैं कि कोई कहता है कि 30 साल बाढ़ नहीं आएगी, तो कोई कहता है कि 20 साल बाढ़ नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद अगर कभी डैम टूट गया तो क्या होगा, यह कोई नहीं बताता है। यह कोई स्थायी तरीका नहीं है। हम बांध तो बना सकते हैं, लेकिन नदियों को अपने वश में नहीं कर सकते हैं। वो हमारे हिसाब से नहीं बहेंगी। नेपाल से आने वाली नदियों से कई धाराएं निकालकर कोसी पर बैराज बनाने से इससे पहले नदी से तेज धाराएं निकलती थी। हालांकि डैम बनने के बाद इन नदियों की सभी धाराएं खत्म हो गई। यही हाल नेपाल से आने वाली दूसरी नदियों जैसे कि बागमती, गंडक और घाघरा का भी है। अगर बैराज के पास जमा पानी को अलग अलग धाराओं के जरिए निकाल दिया जाए तो नेपाल और तिब्बत से ज्यादा पानी आने पर भी बिहार में बाढ़ आने से रोका जा सकता है। तीसरा, नदियों से सिल्ट निकालकर। हिमालय की चट्टानें ज्यादा मजबूत नहीं है, यही वजह है कि वहां से आने वाली नदियां अपने साथ काफी ज्यादा सिल्ट लेकर नीचे आती हैं। ये सिल्ट तटबंधों के पास जमा हो जाते हैं और यही वजह है कि हर बार बाढ़ आने पर डैम की हाइट 3 से 6 फीट बढ़ाई जाती है। डैम गेट भी खोल दिए जाते हैं। नदी में जमा सिल्ट पानी को बहने से रोकती है। सिल्ट निकालकर बाढ़ को आने से रोका जा सकता है। अगली बात कि बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है। बिहार में बाढ़ को रोकने के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार ने कई कदम उठाए, जैसे कोसी मेची नदी जोड़ योजना। इस योजना के जरिए कोसी को महानंदा की सहायक नदी मेची से जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत 117 किलोमीटर लंबी नहर बनने से सीमांचल के 4 जिले
जिलों में यानी अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार को बाढ़ से राहत भी मिलेगी। साथ ही 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की सिंचाई हो सकेगी। हालांकि ये योजना अभी अधूरी है। राज्य सरकार इस योजना पर केंद्र की अनुमति चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो 90% पैसा केंद्र सरकार खर्च करेगी, जबकि 10% पैसा राज्य सरकार को ही खर्च करना होगा। नदी के किनारे मजबूत तटबंध बनाकर भी बाढ़ रोकने की कोशिश, यानी 2017 तक लगभग 5287 किलोमीटर तटबंधों का निर्माण किया गया। 2018 में बाढ़ सुरक्षा पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। हालांकि कोसी बाढ़ पर 2008 की रिपोर्ट के अनुसार तटबंधों के कारण नदियों की धारा अवरुद्ध हो गई है, जिससे नदियों को अपना नेचुरल रास्ता बदलने पर मजबूर होना पड़ा है और बाढ़ प्रभावित भूमि 2.5 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 2004 तक 6.89 मिलियन हेक्टेयर हो गई है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि तटबंध नहीं होने की वजह से बाढ़ के दिनों में नदी का पानी छोटी धाराओं में बह जाता है, लेकिन तटबंध बनने की वजह से पानी का बहाव नहीं हो पाता है। इससे डूब क्षेत्र बढ़ा है। बिहार एम्बैंकमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि BEAMS की शुरुआत भी बिहार के नदियों और डैम में जमा पानी का सही और रियल टाइम डेटा जानने के लिए ये जो बीम्स की शुरुआत की गई है, इससे बाढ़ को कंट्रोल करना आसान होगा। बिहार जल विभाग के इंजीनियरों को इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। अब अगली बात आती है कि बिहार को बाढ़ की वजह से हर साल खर्चा कितना नुकसान उठाना पड़ता है। तो 2007 से 2019 तक बिहार में बाढ़ की वजह से $600 मिलियन यानी 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ है। साथ ही साथ इससे 1 करोड़ लोग प्रभावित भी तो हुए हैं। अगली बात आती है कि बिहार सरकार और भारत सरकार बाढ़ पर सालाना खर्च कितना करते हैं। तो 2024 में भारत सरकार ने अपने बजट में बिहार को बाढ़ के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए हैं। भारत सरकार हर साल फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत राज्यों को सहायता देती है। 2017-18 से मार्च 2024 तक केंद्र की ओर से 8,365 करोड़ का फंड बिहार को बाढ़ की रोकथाम के लिए दिया जा चुका है। अगली बात, इतना पैसा खर्च करके भी सरकार बिहार में बाढ़ को क्यों नहीं रोक पा रही है, तो इस पर बात करते हैं। बिहार की बाढ़ पर बोया पेड़ बबूल का किताब लिखने वाले दिनेश मिश्र के मुताबिक बिहार सरकार बाढ़ पर औसतन सालाना 4.7 हजार करोड़ खर्च कर रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार भी बिहार और दूसरे बाढ़ प्रभावित राज्यों को रिलीफ फंड जारी करती है। इसके बावजूद बिहार में बाढ़ नहीं थमने की 3 प्रमुख वजह भी हैं। पहला, सरकार बाढ़ रोकने से ज्यादा बाढ़ के बाद रिलीफ पर काम करती है। सरकारी बजट का 60% से ज्यादा हिस्सा बाढ़ के बाद रिलीफ फंड के तौर पर जारी होता है। सरकार बाढ़ को रोकने पर कम और डैमेज कंट्रोल करने पर ज्यादा जोर देती है, जबकि आप अगर पहले ही अगर उस पर कंट्रोल के लिए उचित कदम उठाए जाए, जब बाढ़ नहीं है उस समय ये सब योजनाएं इनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए तो ये चीजें रुक सकती हैं, बजाय इसके कि नुकसान होने के बाद जो डैमेज कंट्रोल है उसमें खर्चा किया जाए। तो एक बार अगर सही समय पर सही चीजें हो जाएंगी तो फिर ये डैमेज होगा ही नहीं, तो इसमें खर्चा भी रुक जाएगा। उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार सरकार ने नदी प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण के लिए 5,947 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसमें से 3,980 करोड़ रुपए बाढ़ पीड़ितों को मुआवजे के रूप में भी दिया गया था। इसके अलावा सरकारी खजाने का पैसा राहत सामग्री पर भी खर्च हुआ। दूसरा, भ्रष्टाचार एक बड़ा कारण है। बिहार में पिछले 24 घंटे में बाढ़ से 7 तटबंध टूटने की खबर आ रही है। इनमें दरभंगा और किरतपुर में कोसी नदी पर बना पश्चिमी तटबंध और सीतामढ़ी में बागमती नदी पर बना तटबंध भी शामिल है। सोमवार को नेपाल से ज्यादा पानी आने के कारण चंपारण में पीढ़ी रिंग बांध टूट गया। इनमें से ज्यादातर बांध सरकारी निगरानी के अभाव में टूटे हैं। बिहार में बाढ़ के नाम आने वाले पैसों का बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ता है, जिसके कारण बिहार में बाढ़ आम बात हो गई है। मतलब भ्रष्टाचार के चक्कर में बाढ़ हो रही है, बाढ़ आ रही है कि उन पर जो चीजें जो समय पर कदम उठाने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। जो भी सरकार से केंद्र सरकार से मिलता है, बजट में आता है, उसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया जाता है। अगला, डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल। उड़ीसा में जो 1999 में सुपर साइक्लोन आया था, इस तूफान में 10,000 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद उड़ीसा ने अपने डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत बनाने पर काम करना शुरू किया। उड़ीसा ने तूफानों से निपटने के लिए कन्वेंशनल और मॉडर्न तरीकों का एक हाइब्रिड मॉडल अपनाया है। इसके तहत उड़ीसा के गांव-गांव में 1 लाख से ज्यादा वॉलंटियर बनाए गए। उन्हें आपदा से निपटने के लिए और राहत कार्य के लिए प्रशिक्षित भी किया गया।
विशेष टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 870 साइक्लोन शेल्टर हाउस बनाए गए हैं। प्रत्येक शेल्टर हाउस में 1000 लोग रह सकते हैं। इस मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे जरूरी 2018 में बनाया गया अर्ली वार्निंग सिस्टम है। उड़ीसा आपदा आने से पहले लोगों को वार्निंग देने के लिए मॉडर्न सिस्टम बनाने वाला पहला राज्य है। इससे समुद्री किनारे पर बसे 1200 से ज्यादा गांवों में तूफान और सुनामी आने से पहले सायरन और मैसेज के जरिए वार्निंग दी जाती है। इन्हीं सब प्रयासों के चलते 2019 में ताकतवर फानी साइक्लोन में उड़ीसा में महज 64 लोगों की ही जान गई थी। मतलब काफी हद तक उसे कंट्रोल कर लिया गया, ये जो मॉडर्न सिस्टम उड़ीसा में बनाया गया। अब बात करते हैं नवी, दुनिया के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित देश कौन से हैं। अब इस पर बात करते हैं और वहां कैसे बाढ़ पर काबू पाया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा बाढ़ वाला देश नीदरलैंड है। यहाँ करीब 58% आबादी बाढ़ से प्रभावित है। नीदरलैंड के बाद बांग्लादेश में 57% आबादी बाढ़ से प्रभावित है। चीन और नीदरलैंड ने बाढ़ को काबू करने के लिए 2 पॉपुलर मॉडल दिए हैं। पहला नीदरलैंड का डेल्टा मॉडल प्रोजेक्ट है। नॉर्थ अटलांटिक सागर के किनारे बसे होने की वजह से नीदरलैंड अक्सर बाढ़ की चपेट में रहता है। इसके अलावा यहाँ से बहने वाली राइन और म्यूज नदी भी यहाँ बाढ़ की वजह से बनती है। 1953 में आई भयानक बाढ़ से यहाँ करीब 2000 लोगों की जान गई थी। इसके बाद नीदरलैंड ने बाढ़ से अपने लोगों को बचाने के लिए डेल्टा वर्ल्ड प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने समुद्र में नई तकनीकी के जरिए कई छोटे छोटे डैम बनाए। इसके जरिए समुद्र में उठने वाली लहरों और तेज बहाव को रोकने की कोशिश की। 13 खंडों में बनाए गए डेल्टा आकार के इन चेक डैम ने नीदरलैंड को पूरी तरह बाढ़ से सुरक्षित बना दिया। यह प्रोजेक्ट दुनिया की सबसे बड़ी बाढ़ सुरक्षा तकनीकी में से एक है। इस प्रोजेक्ट ने साबित किया है कि डच लोग पानी से कैसे निपटते हैं। अगली, चीन का स्पंज सिटी प्रोजेक्ट है। चीन दुनिया का 21वां सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित होने वाला देश है। यहाँ की 27% आबादी बाढ़ से प्रभावित है। 2000 में चीन ने अपने लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए स्पंज सिटी योजना लागू की। इसके जरिए शहरों में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा शहर के बाहर घने जंगल पार्क लगाए गए हैं। नदी से आने वाले बाढ़ को रोकने के लिए मजबूत दीवारें बनाई गई हैं। शहरों के रोड की हाइट बढ़ाई गई ताकि बाढ़ में भी यातायात जारी रह सके। बाढ़ को ध्यान में रखकर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दी गई। इस तरह चीन ने बाढ़ से होने वाले नुकसान को काफी हद तक उन्होंने कम किया है। तो अगर हम बिहार की आज बात करते हैं तो बिहार में यही चीज देखने को मिलती है कि जो बजट में खर्च दिया जाता है बिहार में बाढ़ रोकने के तरीके सिस्टम बनाने के लिए, वो काफी हद तक भ्रष्टाचार में चले जाते हैं। कोई ध्यान नहीं देता है। आप पहले अभी देख चुके हो कि वहाँ के जो पुल बने, कितने पुल धराशायी हो गए। बनते बनते कुछ तो गिर गए और कुछ तो बनने के बाद गिर गए। तो ये जो स्थितियां हैं, पहली चीज भ्रष्टाचार पर जब काबू होगा, पैसा जो आता है सही जगह लगेगा और इन सभी समस्याओं से निवारण होगा। तो आज के लिए हमारा ये बड़ी खबर थी और जो हमने बताई इतनी डिटेल में अभी तक किसी चैनल ने इस खबर को नहीं उठाया, किसी भी न्यूज चैनल ने। इसका हमें थोड़ा सा दुख भी होता है कि लोगों को जो खबरें दिखानी चाहिए जिससे आम जनता का कुछ भला होता है, उन्हें कुछ जागरूकता आती है, समझ में आती है चीजें, वो चैनल नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन इम्पैक्ट भारत टीवी दिखाएगा, हम दिखाएंगे। मेरे हर एपिसोड में आपको ऐसी ही खबरें मिलेंगी जो आम जनता से संबंधित होंगी, उनके हित की होंगी, उनके हित की बात हम उठाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हमारी मुलाकात आपसे होगी कल। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। समस्याओं के समाधान खोजने वाला व्यक्ति ही सफलताओं की सत्ता प्राप्त कर सकता है। देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।